तो आज आप लोगों की पहली क्लास है ये, ठीक, सेट है। ये गेट बंद कर दो, बंद कर दो। बिल्कुल शुरुआत से पढ़ेंगे, मैथ्स एनडीए के लिए होगा ये मैथ्स, ठीक है। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है सेट। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? समुच्चय। कल मैंने आप लोगों को नंबर्स के बारे में पढ़ाया था, जिसमें आपको नंबर्स के बारे में कैटेगराइज करके बताया था कि किस प्रकार के नंबर होते हैं। आज उन्हीं नंबर को हम बनाएंगे सेट। पहले समझो सेट होता क्या है। सेट का मतलब होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। क्या डेफिनेशन है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। यानी वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय बोलते हैं, ठीक है जी। अब ये सुपरिभाषित का मतलब क्या है? सुपरिभाषित का मतलब होता है कि अच्छे तरीके से वस्तुओं को कलेक्ट करना, चीजों को कलेक्ट करना, ठीक। अब जैसे आप लोग हो, आप लोग क्लास में सुपरिभाषित तरीके से कलेक्टेड हो, तो आप लोगों का भी एक सेट है। सेट का मतलब ये नहीं कि दारू पी के सेट हो गए, ठीक। सेट का मतलब यह है कि अच्छे तरीके से कलेक्शन होना, ठीक। तो अब जैसे नंबर्स की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले नंबर मैंने आप लोगों को क्या बताया था? नेचुरल नंबर। क्या होता है नेचुरल नंबर? एक से लेकर के और मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो भी नंबर होता है। तो जब हम नंबर्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं तो वो एक सेट बन जाता है, ठीक है। अगर कोई भी डाटा आपको करली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ दिखाई देता है तो वो क्या है? एक सेट है, ठीक है। और जो ये डाटा है जो इस करली ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। ये सभी क्या है? हिंदी में इनको हम बोलते हैं अवयव। बोलो क्लियर है बात यहां तक? ठीक। और ये करली ब्रैकेट लग गया, इसका मतलब क्या है? ये सेट है। और इस सेट का जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से। ये असल में अंग्रेजी का कैपिटल लेटर नहीं है, ये एक ग्रीक लेटर है। कैपिटल लेटर तो सिर्फ ये होता है एन, लेकिन मैंने देखो एन को किस तरीके से लिख रखा है, ठीक। तो ये हो जाता है आपका ग्रीक लेटर, एक अंग्रेजी का ही कैपिटल लेटर आप इसको कह सकते हो। तो किसी भी सेट का नाम इस तरीके से दिया जाता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? अगर नेचुरल नंबर में आप जीरो भी ऐड कर दोगे तो वो आपका क्या बन जाएगा? वो आपका बन जाएगा होल नंबर्स, ठीक है। डाल लो होल नंबर्स। उसके बाद इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर, इंटीजर को आप आई से भी डिनोट कर सकते हो और जेड से भी डिनोट कर सकते हो। इंटीजर मीन्स सभी नेगेटिव नंबर्स, -3, -2, -1 विद जीरो, एंड सभी पॉजिटिव नंबर यानी +1, +2, +3 और कहां तक? प्लस इंफिनिटी तक। ये हो गए आपके सारे सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। अगर आप लेफ्ट साइड में देखोगे तो इनको हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स, आई नेगेटिव से डिनोट करेंगे। ये होता है हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, आई पॉजिटिव। और ये जो जीरो होता है ये ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही ये नेगेटिव होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे यहां पे, जो आपका एनडीए का पेपर होता है, जो पिछला पेपर है, इस सेट से भी काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं वहां पे। और मेनली क्वेश्चंस यहीं से पूछे जाते हैं कि आपको एक फंक्शन दे दिया जाएगा और उसमें बोलेगा कि x बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव। इसका क्या मतलब होगा? x बिलोंग्स टू आई पॉजिटिव मतलब कि जो भी हमारा ये एलिमेंट है वो एलिमेंट एक पॉजिटिव नंबर होगा, जो भी एलिमेंट होगा एक पॉजिटिव नंबर होगा, ठीक है। ये फ्रेम कहां तक आ रहा है? यहां तक आ रहा है क्या फ्रेम? ये यहाँ पे, यहाँ ठीक है, ठीक। यहां तक बताओ, क्लियर होगी बात यहां तक सभी को? उसके बाद क्या आता है इंटीजर्स के बाद? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर को हम लिखते हैं क्यू से। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर मींस व्हाट? ऐसे सभी नंबर जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हो, P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें कि जो हमारा डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए जीरो? क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो फिर किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं किया जा सकता। जीरो हर एक नंबर से डिवाइड हो जाता है, लेकिन जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर का सेट कैसे बनेगा? जितने भी आपके √2, √3, √5 और इवन पाई भी आपका एक इर्रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। अब बात करते हैं रियल नंबर, जिसके ऊपर सारा का सारा मैथ है। रियल नंबर का क्या मतलब हो गया? रियल नंबर कलेक्शन ऑफ ऑल दीज नंबर। इन सभी नंबर्स को अगर मैं एक जगह कलेक्ट करके लिख दूं
तो वे हमारे बन जाएंगे रियल नंबर्स। क्या बन जाएंगे? रियल नंबर्स। यानी माइनस इन्फिनिटी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3 और प्लस इन्फिनिटी। द सेट ऑफ ऑल नंबर इज कॉल्ड द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, क्लियर है बात? अब रियल नंबर में आपके इरेशनल नंबर भी आ जाते हैं, रियल नंबर में आपके रेशनल नंबर भी आ जाते हैं, इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं और नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि रियल नंबर अपने आप में एक सबसे बड़ा सेट है, और जो सेट सबसे बड़ा होता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? यूनिवर्सल सेट। उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। तो अब बताऊंगा यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यहां तक नोट करो पहले। हो गया नोट? ठीक है। लेट आते हो तुम लोग। चलो कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पे आप लोगों ने अभी इरेशनल नंबर में पढ़ा √2। अगर मान लो रूट के अंदर माइनस आ जाए, एक तो होता है -√2, एक होता है √-2। ठीक, ये तो होता है आपका एक रियल नंबर। कैसा नंबर? एक रियल नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव हो तो इसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। कैसे बोलेंगे? इमेजिनरी। ये एक काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या सिर्फ वही होगी जो रूट के अंदर माइनस में होगी। ठीक, रूट के अंदर अगर माइनस है तो उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। और डिनोट किससे करेंगे? डिनोट करेंगे आई से, आई फॉर आयोटा। ठीक, आई का मतलब होता है √-1। कितना होता है? √-1। तो इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर, इन दोनों को मिलाकर के भी एक नंबर बनता है। ये फ्रेम रेट आ रहा है यहाँ पे? अच्छा ठीक है। तो ये क्या होता है आपका? ये रियल नंबर हो गया। जहां पे रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर दोनों ऐड होते हैं उसको बोलते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या। तो यहां पे लिख दे रहा हूं मैं। ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को या तो हम जेड से डिनोट करते हैं, इस प्रकार के जेड से, या फिर हम इस प्रकार के सी से डिनोट करते हैं, सी फॉर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे नंबर का सेट जो कि हो इस रूप का a+ib, जहां a भी रियल नंबर से लिया गया है और b भी रियल नंबर से लिया गया है। तो ऐसा जो सेट बनेगा, ऐसे सभी नंबर का सेट कहलाएगा सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। राइट। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये b भी मेरा रियल नंबर से है और इस b की मल्टीप्लाई जब मैं इस आयोटा के साथ में करूंगा तो ये बन जाएगा हमारा एक इमेजिनरी पार्ट। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है इमेजिनरी पार्ट, काल्पनिक भाग। और ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कहलाता है रियल पार्ट, रियल पार्ट। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना ही एक चैप्टर है एनडीए के एग्जाम के लिए, वहां पे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हमें ये समझना है कि यहां ये है सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप मुझे बताओ कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या सारे रियल नंबर आते हैं या रियल नंबर में सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं? सवाल मेरा ये है। सभी रियल नंबर्स कॉम्प्लेक्स नंबर में आते हैं या सभी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर के सेट में आते हैं? सभी रियल नंबर कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो रियल बड़ा सेट है कि कॉम्प्लेक्स? कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट है, और जो बड़ा सेट होता है उसे बोलते हैं सुपर सेट। अभी बताऊंगा आगे। ठीक है। अब यहां पे एक बात और समझो, एक तो इस सिंबल को समझो, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्या बोलते हैं? यानी इसका संबंध इससे है। जैसे अगर मैं लिख रहा हूं ए बिलोंग्स टू आर, तो ए हमारा एक एलिमेंट है और आर हमारा एक सेट है, यानी इस एलिमेंट का संबंध इस सेट से है। ठीक। लेकिन अगर मैं लिखता हूं इस प्रकार से, तो ये एलिमेंट के बाहर अगर जो मैंने ब्रैकेट लगाया, इसका मतलब ये बन गया अब एक सेट, ये बन गया सेट। और एक सेट ये है अपने आप में रियल नंबर वाला, ये भी तो एक सेट ही है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है। तो एक सेट दूसरे सेट में बिलोंग नहीं होता, बल्कि एक सेट दूसरे सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। क्या होता है? सबसेट होता है। तो ये सिंबल होता है सबसेट का।
अब पढ़ते हैं सबसेट क्या है। सेट मैंने आपको बता दिया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। इसमें ये सारे नंबर्स थे, इन सभी को मैंने वेल डिफाइंड तरीके से कलेक्ट करा तो ये सेट बन गए। इस तरीके से और भी सेट बन सकते हैं, जैसे आपकी क्लास का सेट, जैसे अंग्रेजी के लेटर का सेट, ठीक, जैसे हिंदी वर्णमालाओं का सेट, जैसे भारत की नदियों का सेट, ठीक। जो भी चीज डिफाइंड होगी उसी को हम सेट बोल देंगे, ठीक। लेकिन अगर डिफाइंड ही नहीं होगी तो उसको हम सेट नहीं बोल सकते, ठीक। जैसे कौन सी चीज, जैसे अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि तारों का समूह, तो डिफाइंड नहीं है, ठीक। या जैसे मैं, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं कि टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ते हैं? टाइप्स ऑफ सेट। ये रफ कर दूं क्या? अब बात ये आती है टाइप्स ऑफ सेट की, कि सेट कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें एम्प्टी सेट। नाम से ही पता चल रहा है, एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा, नो एलिमेंट। सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। डिनोट कैसे करेंगे हम इस सेट को? या तो फाई से डिनोट करेंगे या फिर इस करली ब्रैकेट से डिनोट करेंगे, ठीक है। फाई मींस एम्प्टी सेट, करली ब्रैकेट मींस एम्प्टी सेट। और ध्यान रखना है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए आपके एनडीए के पेपर में, ठीक है। अब दूसरा सेट होगा कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट हो तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिंगलटन सेट। एकल समुच्चय बोलते हैं हिंदी में। सिंगलटन सेट का क्या मतलब है? कि किसी सेट के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है। सेट के अंदर एक ही एलिमेंट, जैसे ये हो गया कोई सेट, ये हो गया कोई सेट, तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे? सिंगलटन सेट बोलेंगे, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, अगर किसी सेट के अंदर निल सेट है, ठीक, या एम्प्टी सेट है, इसे नल भी बोल सकते हो, इसे आप एम्प्टी भी बोल सकते हो, इसे रिक्त भी बोल सकते हो, खाली भी बोल सकते हो, तो ये कैसा सेट बन गया फिर? ये भी एक सिंगलटन सेट बन गया, क्योंकि अब ये एक रूप से एलिमेंट का काम करेगा, ठीक। ऐसे ही ये भी एक सिंगलटन सेट हो गया, ठीक। अब पिछली बार एनडीए के पेपर में क्वेश्चन आया, ये वाला सेट क्या होगा? ये वाला सेट बताओ, ये क्या होगा? सेट के अंदर सेट के अंदर सेट, ये भी एक कैसा होगा? क्योंकि इस सेट के लिए ये वाला एक एलिमेंट होगा पूरा, तो इसको हम बोलेंगे सिंगलटन सेट। क्लियर है बात? अब बात करते हैं फाइनाइट सेट। तीसरा पार्ट है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है? जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल हो, जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम गिन सकते हो, जिनके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हो, उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, राइट। जैसे कोई भी सेट है जिसमें 1 2 3, कितने एलिमेंट है इसमें? 3 एलिमेंट है, गिन सकते हो आप, तो ऐसे सेट को बोलेंगे फाइनाइट सेट। तो फिर इनफाइनाइट सेट, जिसके एलिमेंट को आप गिन ना सकते हो, उसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका नेचुरल नंबर का सेट था वो कैसा था? फाइनाइट था, इनफाइनाइट था? इनफाइनाइट था। नेचुरल नंबर का सेट कैसा होगा? इनफाइनाइट। जो आपका रियल नंबर का सेट था वो कैसा था? वो भी इनफाइनाइट था। तो जितने भी नंबर्स वाले सेट होते हैं ये सभी इनफाइनाइट सेट होते हैं। कैसे होते हैं? इनफाइनाइट सेट। उसके बाद बात करते हैं हम यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट जिससे बड़ा कोई सेट ना हो, जिससे बड़ा कोई दूसरा सेट ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे यूनिवर्सल सेट। बात क्लियर हो रही है? जैसे अगर मैं कहता हूं अंग्रेजी के सभी लेटर का सेट, तो अंग्रेजी के सभी लेटर कितने होते हैं टोटल? 26। क्या इससे बड़ा भी हो सकता है कोई? नहीं हो सकता इससे बड़ा। तो अंग्रेजी के सभी लेटर का सेट अपने आप में यूनिवर्सल सेट होगा। अब इस यूनिवर्सल सेट में से ही कुछ छोटे छोटे सेट निकाल सकता हूं मैं, जैसे वोवेल्स का सेट, जैसे कॉन्सोनेंट का सेट। तो वे छोटे छोटे सेट हो गए। किससे निकले हुए छोटे छोटे सेट? यूनिवर्सल सेट से। तो ये जो छोटे छोटे सेट बनते हैं इनको बोलते हैं फिर सबसेट। क्या बोलते हैं इनको? सबसेट। तो अगला हेडिंग है हमारा अब सबसे बड़ा सेट, सेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेटिकल।
सेट ऑफ ऑल इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उपसमुच्चय। उपसमुच्चय देखो क्या मतलब है सबसेट का, ध्यान से समझेंगे, यहां ध्यान देंगे सभी। मान लो एक सेट है 1 2 3, इसको मैं नाम दे देता हूं A इक्वल टू 1 2 3। एक सेट है B इक्वल टू 1 2 3 कहां तक, 10 तक। एक सेट है 1 से लेकर के 10 तक। तो आपको बड़ा सेट कौन सा दिख रहा है इसमें, B। छोटा सेट कौन सा दिख रहा है, 1 2 3 A वाला, ठीक, A। तो आराम से याद रखने के लिए ऐसा याद रखो, जो छोटा सेट है वो सबसेट होगा, जो बड़ा सेट है वो सुपर सेट होगा। लेकिन डेफिनेशन ये है कि यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में हो, अगर इस सेट के सभी एलिमेंट सेट बी में हैं, तो ये हमारा जो सेट होगा वो बी का सबसेट होगा। ए सबसेट होगा बी का। इस सबसेट का सिंबल होता है ये, सी के नीचे सिंबल लगा दो, ठीक है। तो ए इज सबसेट ऑफ बी। ए को क्या बोलेंगे, ए को बोलेंगे सबसेट, और बी को क्या बोलेंगे, फिर बी हमारा कहलाएगा सुपर सेट। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर है बात। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ आप, कि अगर दो सेट है जिसमें दोनों ही सेट एक दूसरे के सबसेट है, मान लो कि ए जो है सबसेट है बी का, और बी जो है सबसेट है ए का, तो इसका मतलब ये होगा कि दोनों के दोनों सेट इक्वल है। ठीक, तो यहां पे आप नोट करके एक बात लिखेंगे सभी, नोट करके एक बात लिखो कि जो फाई होता है रिक्त समुच्चय, वो सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, सभी सेट का सबसेट होता है। क्लियर है बात, सभी समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। हाँ, फाई सभी सेट का सबसेट होगा। और दूसरा पॉइंट लिखो कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है। ठीक है, और थोड़ा सा जो है दूसरा पॉइंट लिखो, सभी समुच्चय खुद के भी उपसमुच्चय होते हैं। सभी समुच्चय खुद के भी उपसमुच्चय होते हैं। ठीक, सभी समुच्चय भी अपने आप के उपसमुच्चय होते हैं, और आपका जो रिक्त समुच्चय है वो भी उपसमुच्चय होता है। ठीक, देखो जैसे मान लो a इक्वल टू 1 2 3, a इक्वल टू 1 2 3, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे, a इक्वल टू 1 2 3, इसमें देखो, इसमें दिख रहा है a इक्वल टू 1 2 3। ठीक, तो इसका फाई भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, इसका जो है पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग फाई भी इसका एक उपसमुच्चय होगा, और खुद सेट ये ए भी इसका एक उपसमुच्चय होगा। ठीक है, यानी ये अपने आप का भी उपसमुच्चय है, ए इज सबसेट ऑफ ए। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखो, यहां से क्वेश्चन बने हैं पेपर में। ऐसे दे देता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला पॉइंट दे देगा कि फाई सभी सेट का सबसेट होता है, दूसरा कथन दे देगा सभी सेट अपने आप के सबसेट होते हैं। तो कौन कौन सा सही है, ऑप्शन देगा फिर केवल एक सही, केवल दो सही, या एक और दो दोनों सही। ठीक है, तो हमारे लिए दोनों ही सही है। ठीक है, तो फाई भी अपने आप का सबसेट और ए भी अपने आप का सबसेट। अब इस पॉइंट पे आ जाओ। अब मैं आपको ये कहता हूं कि ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि अगर ए में 1 2 3 है, तो बी में भी फिर 1 2 3 ही है, तभी तो ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट। देखो, इसके सभी एलिमेंट इसमें और इसके सभी एलिमेंट इसमें, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट और बी ए का सबसेट। कुल मिला के बात यह है, दोनों ही बराबर है। तो जब सेट एक दूसरे के सबसेट होते हैं, तो इसका मतलब वे दोनों बराबर होते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और ध्यान रखना, ये बीएससी में भी पूछे जाते हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, थ्योरम प्रूफ करनी होती है वहां पे। क्लियर होगी बात, यहां तक नोट करो एक बार। सबसेट वाला पॉइंट आ गया सभी को समझ में।
कर दो रफ। अब हम पढ़ते हैं कि सेट ऑफ यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट। देखो यूनियन का मतलब हो गया कंबाइंड करना। दो सेट को जब आप कंबाइंड करोगे इसका वो यूनियन हो जाएगा। मान लो एक सेट आपको दिया a इज इक्वल टू 1 2 3 और एक दूसरा सेट आपको दिया 2 3 4 5। ठीक है, एक सेट है 1 2 3, एक सेट है 2 3 4 5। आपको इन दोनों सेट का यूनियन निकालना है। तो यूनियन का मतलब क्या होगा, जब आप दो सेट का यूनियन निकालोगे तो जो इसमें कॉमन एलिमेंट है उनको भी लेना है, एक ही बार लेना है कॉमन एलिमेंट को, और जो अनकॉमन एलिमेंट है उनको भी लेना है। अनकॉमन या नॉन कॉमन भी कह सकते हो, यानी कॉमन वाले भी लेने हैं और बिना कॉमन वाले भी लेने हैं। तो जब आप ए यूनियन बी करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1। कॉमन कौन कौन है, 2 और 3 4 5। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 5। क्लियर है बात। और अगर इंटरसेक्शन की बात करूंगा, इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का मतलब हो गया सिर्फ और सिर्फ कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट। ठीक है, ओनली कॉमन एलिमेंट। तो ए इंटरसेक्शन भी 2 और 3, सिर्फ यही तो नंबर कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन भी हो गया आपका 2 और 3। बात समझ में आ रही है सभी को, क्लियर है सभी को। अब आगे देखो, अगर मैं बात करता हूं दो सेट के डिफरेंस की, यानी a माइनस बी निकालना है मुझे, तो डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। a माइनस बी, जिस सेट से पहले माइनस लगा हुआ है उस सेट के सभी एलिमेंट छोड़ दो और a में से वे एलिमेंट हटा दो जो b में भी थे। ठीक है, जिससे पहले माइनस लग रहा वो तो सारा ही छोड़ दो और a में से वे एलिमेंट हटा दो जो b में भी थे। अब इन दो इस एग्जांपल पे आओ, मुझे इनका a माइनस बी निकालना है, तो b तो सारा ही छोड़ दो, a में से वे हटा दो जो b में भी थे। कौन से थे वे, 2 और 3। तो a माइनस बी कितना आ गया, 1। ठीक है, अच्छा b माइनस a बताना कितना होगा, बोलो। a को छोड़ दो सारा, b के वे छोड़ दो जो a में है, तो आंसर क्या आ गया, 4 और 5। ठीक है ना, क्लियर है बात। तो ये हो गया हमारा b माइनस ए। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या a माइनस बी माइनस ए के बराबर हो सकता है क्या, इस रूल को बोलते हैं कॉम्यूटेटिव रूल, क्रम विनिमय। पढ़ा है, क्रम विनिमय नियम, साहचर्य नियम, साहतुल्य नियम, इस प्रकार के नियम पढ़ोगे हिंदी में। इस नियम को हम बोलते हैं क्रम विनिमय। अगर a माइनस बी बराबर हो जाए b माइनस ए के तो इसको हम बोलेंगे कॉम्यूटेटिव, लेकिन चूंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए ये हो जाएगा नॉन कॉम्यूटेटिव रूल। ऐसा कहीं बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है जिसमें इक्वल आ जाते हैं। आप बीएससी में पढ़ोगे, उसमें मॉडुलस पढ़ोगे, ग्रुप पढ़ोगे, वहां पे इक्वल आ जाते हैं, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, आज तक तुम्हारे इसमें 12th के बाद नहीं है, ना ही एनडीए के सिलेबस में है ऐसी चीजें, वो बीएससी में आती है चीजें सारी। ठीक, बताओ क्लियर होगी यहां तक बात। अब एक होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। अब ये सिमेट्रिक डिफरेंस क्या चीज है, सिमेट्रिक डिफरेंस। देखो सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब हो गया, एक बार दोनों सेट का a माइनस बी निकालो, एक बार b माइनस ए निकालो और उनका यूनियन कर दो। तो इसको हम इस सिंबल से लिखेंगे, ये ऐसा ट्रायंगल सा बना करके। a सिमेट्रिक डिफरेंस b इज इक्वल टू का मतलब हो गया a माइनस बी यूनियन ऑफ b माइनस ए। क्लियर है बात। तो सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। चलो बताओ इसका आंसर बताओ, सिमेट्रिक डिफरेंस का कितना आंसर आएगा, 1 4
5। तो अगर मैं दोनों सेट को कंबाइंड कर देता हूं, दोनों डिफरेंस को कंबाइंड कर देता हूं, तो उसको हम बोलेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस। क्लियर है बात? अब ये जितने भी सेट आपके बने हुए यहां लिखे हुए हैं, ये सभी सेट हमारे टेबुलर फॉर्म में लिखे हुए हैं। किस फॉर्म में? टेबुलर फॉर्म में। लेकिन सभी सेट इसी रूप में नहीं होते, दूसरे रूप में भी होते हैं। जैसे आपने कुछ सेट इस प्रकार से देखोगे, x सच दैट x ऐसा है कि x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार से जो सेट बने होते हैं ये कहलाते हैं आपके रोस्टर रूप या फिर सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। यानी एक लैंग्वेज के रूप में लिखना, किसी सेट को एक लैंग्वेज के रूप में लिखने को बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। क्लियर है बात? अब ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने आपको, जितने भी टाइप्स मैंने आपको पढ़ाए, अब इनको एक बार सेट बिल्डर फॉर्म में बना लेते हैं। ठीक है, चलो जी। हाँ, रोस्टर फॉर्म तो टेबुलर फॉर्म को बोलते हैं आपको। ये टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म यही है, और ये आपकी सेट बिल्डर फॉर्म है। कई बार आ जाती है ये भी पेपर में। देखो छोटी छोटी चीजें हैं, अगर एनडीए का पेपर आप लोगों को क्रैक करना है तो एनडीए के लिए आपको थ्योरेटिकल, उसके कंसेप्ट, सारे चैप्टर के छोटी छोटी चीजें और कैलकुलेशन, इन 2-3 चीजों पे ध्यान रखना है। ठीक है, थ्योरी पे भी और कैलकुलेशन पे भी आपका एनडीए आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ मैं आप लोगों को थ्योरी भी पढ़ाऊंगा, पूरे डिटेल में कंसेप्ट पढ़ाऊंगा। अपने नोट्स जरूर बना लेना ताकि रिविजन करने काम आ सके। और जो भी डाउट बने बिल्कुल पूछो। आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हो, आप लोग तो डायरेक्ट पूछ ही रहे हो। ठीक है, चलो जी। अब देखो ये जितने भी यूनियन ऑफ सेट है, इंटरसेक्शन है, डिफरेंस है, इनको हम पढ़ेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में कि कैसे बनाया जा सकता है। बात समझ में आई? अगर ऐसे कोमा कोमा लगा कर लिखे है तो इसको बोलेंगे टेबुलर फॉर्म, टेबल के रूप में। और अगर सेट बनाया गया है तो उसको हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। राइट, तो रफ कर दूं मैं ये। देखो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप लोगों ने नेचुरल नंबर का सेट पढ़ा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना कैसे बनेगा? नेचुरल नंबर का सेट आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि x, x का मतलब क्या है? x एक वेरिएबल होता है जो डिपेंड करता है कांस्टेंट पर। यहां x का मतलब यह है कि जितने भी सारे नंबर है, अब रियल नंबर में तो बहुत सारे नंबर है, इनफाइनाइट नंबर है, उन सभी नंबर को तो एक साथ नहीं लिख सकते, तो उन सभी नंबर को हम x से डिनोट कर सकते हैं कि x कोई भी नंबर हो सकता है। मैंने सभी के लिए x ले लिया, ये कुछ भी हो सकता है, तो हम बोलेंगे कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन नेचुरल नंबर का सेट कब बनेगा? जब x इज अ नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। बोलो क्लियर है बात? क्या इसी सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं क्या कि x सच दैट x ग्रेटर देन 0? बोलो लिख सकता हूं ऐसे। लेकिन एक प्रॉब्लम है, अगर यहां पे आप x ग्रेटर देन 0 लिखते हो तो 1.5 भी x ग्रेटर देन 0 ही होता है, फिर वो नेचुरल नंबर में कैसे आएगा? तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि x ग्रेटर देन 0 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, x बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इंटीजर का मतलब होगा तभी तो नेचुरल नंबर बनेगा। ठीक है, तो यहां एलिमेंट लिया इसलिए मैंने बिलोंग्स लगाया। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ध्यान से पढ़ना। ठीक, x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है सभी पॉजिटिव नंबर। ग्रेटर देन 0 का मतलब है सभी पॉजिटिव नंबर। अच्छा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि नेचुरल नंबर इज नथिंग, नेचुरल नंबर इज अ पॉजिटिव इंटीजर? नेचुरल नंबर इज नथिंग, नेचुरल नंबर इज जस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। राइट और नॉट? सभी नेचुरल नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स तो होते हैं। तो कई बार आप लोगों को पेपर में ऐसे देखने को मिलेगा कि n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब यह है कि नेचुरल नंबर्स की बात हो रही है। और कई बार ऐसे देखने को मिलेगा कि n बिलोंग्स टू i पॉजिटिव, तो इसका मतलब भी नेचुरल नंबर ही है। और नेचुरल नंबर का मतलब क्या है? एक से लेकर के कहीं तक भी कोई भी नंबर आ सकता है। बोलो, अब जरा मुझे होल नंबर का सेट बना के दिखाना कैसे बनेगा? x सच दैट, हाँ, x
ग्रेटर देन एंड इक्वल टू जीरो, इक्वल भी आ जाता है, होल नंबर में जीरो भी तो जुड़ते हैं, ठीक है। बट x बिलोंग्स टू इंटीजर। अच्छा, अगर मैं ये सिंबल लिख रहा हूं, छोटी सी चीज है बस, अगर मैं ये चीज लिखी है मैंने, तो फिर मैं यहां इंटीजर लिखूंगा, फिर मैं यहां सिंबल आई पॉजिटिव मत लिख देना, यहां भी आई पॉजिटिव लिख रहे हो और यहां भी सिंबल लिख रहे हो, दो बात एक जगह रिपीट कर रहे हो। पॉजिटिव नहीं लगाया, इसका मतलब इंटीजर में से सिर्फ वे इंटीजर लेने जो जीरो या जीरो से बड़े होंगे। अगर आपने यहां पॉजिटिव लगा दिया, देखो कितनी छोटी सी चीज है, अगर आपने यहां पॉजिटिव लगा दिया, इसका मतलब ये भी वही बात है, ये भी वही बात है, एक ही बात को दो बार लिख रहे, और सेट में एक ही बात को दो बार नहीं लिखा जाता, एक दो बार को दो बात को एक ही बार लिखा जाता है। समझ में आ रही है बात, क्लियर हो रही है बात। अब इंटीजर का सेट कैसे बनेगा, यही x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। क्या इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x सच दैट x बिलोंग्स टू i नेगेटिव, या फिर ऐसे लिखो, देखो इस सेट को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, i नेगेटिव यूनियन जीरो यूनियन i पॉजिटिव। एनडीए के एग्जाम में बेसिक चीजें पूछेगा आपसे, सिंपल डेफिनेशन पूछेगा, लेकिन घुमा करके पूछेगा। ये क्या है, ये आपको इतना लंबा चौड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा पता नहीं क्या है, ये कुछ नहीं है, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ये सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर्स है। आई नेगेटिव मतलब नेगेटिव वाले सारे नंबर, आई पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव वाले सारे नंबर, यूनियन का मतलब जुड़ना, और जीरो एक सेट वो भी जीरो। अच्छा मुझे बताओ, क्या ये बात सही है या फिर ये बात सही है, ये सही है या फिर ये सही है, क्योंकि यहां जीरो भी एक सेट लिया जाएगा, यहां जीरो एक एलिमेंट है, सेट एलिमेंट सेट के अंदर होता है, एलिमेंट सेट के साथ यूनियन नहीं कर सकता, सेट हमेशा यूनियन करता है, तो ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आई बात, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा रियल नंबर को लिख लेना, अगर रियल नंबर मतलब x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव लिखा है, यानी कोई ऐसा एलिमेंट जो सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर से लिया गया है। आप मुझे बताओ इसमें और इसमें डिफरेंस है या नहीं है, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। इंटीजर में सिर्फ आप ये ले सकते हो 1 2 3, यानी सिर्फ नेचुरल नंबर ले सकते हो, जबकि रियल नंबर में आप 1.1 भी हो सकता है, x हमारा 1.1 भी हो सकता है, x हमारा 2/3 भी हो सकता है, x हमारा 3 कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन इंटीजर में फ्रैक्शन फॉर्म नहीं आते। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम। अच्छा जी, क्या मैं रियल नंबर के सेट को ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, रियल नंबर का सेट r नेगेटिव यूनियन जीरो यूनियन r पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर है। यहीं से एक डेफिनेशन और आप बना सकते हो रियल नंबर के सेट की, ये इंपॉर्टेंट है कि रियल नंबर का सेट एक ऐसे सभी एलिमेंट का सेट होता है, रियल नंबर का सेट ऐसे सभी एलिमेंट का सेट होता है जिनका स्क्वायर या तो जीरो हो या जीरो से बड़ा हो, ये भी रियल नंबर है, ठीक है। x such that x square greater than and equal to 0, this set is called set of real numbers। प्रूफ कर सकते हो इस बात को। अगर मैं ये कहूं कि x स्क्वायर स्मॉलर देन 0 है, ऐसे सभी नंबर जिनका स्क्वायर स्मॉलर देन 0 है, फिर वो क्या बनेंगे, नेगेटिव इंटीजर। अपॉन में बनेंगे, रेशनल बनेंगे, यानी कि हाँ, क्या ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है,
मैथ्स क्या करता है, मैथ्स आप लोगों का दिमाग खोलता है, आपकी इमेजिनेशन पावर को बढ़ाता है। और डिफेंस फोर्सेज में आपकी इमेजिनेशन ही चेक की जाती है। जितना भी जो आपका एसएसबी इंटरव्यू होता है उसमें आपकी इमेजिनेशन, आपकी पर्सनैलिटी आपकी इमेजिनेशन के जरिए चेक की जाती है। तो अगर आपकी इमेजिनेशन अच्छी है तो आपकी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। तो आपकी इमेजिनेशन बढ़ाएगा कौन? मैथ्स। आपको जीत दिलाएगा कौन? मैथ्स। आपके कट ऑफ बनाएगा कौन? मैथ्स। और आपको मैथ्स पढ़ाएगा कौन? शिवम सर। तो एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन जीरो का मतलब देखो, क्या ये नंबर एग्जिस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ऐसे सभी नंबर का सेट कहलाता है सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर। ये है सेट ऑफ इमेजिनरी नंबर, ठीक। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर स्मॉलर देन जीरो, ये सेट हो गया आपका इमेजिनरी नंबर का सेट, ठीक। देखो एक्स स्क्वायर, मान लो आप √5 भी ले रहे हो, √5 का स्क्वायर कितना होगा? ग्रेटर देन जीरो है या नहीं है? इसका मतलब √5 एक रियल नंबर है। तो अगर आपको चेक करना है किसी भी नंबर को कि वो रियल नंबर है या नहीं है, क्या करो, जस्ट उसका स्क्वायर कर दो। अगर वो जीरो से ग्रेटर आ रहा है तो वो रियल नंबर है, अदरवाइज वो रियल नंबर नहीं है। मुझे बताओ 2/3 इसका स्क्वायर करेगा कितना आएगा? 4/9। और 4/9 जीरो से ग्रेटर है या नहीं है? तो ये भी एक रियल नंबर है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं √-5 का स्क्वायर करो, √-5 का स्क्वायर कितना होगा? -5। जीरो से ग्रेटर है या स्मॉलर? √-5 का स्क्वायर हो गया -5, स्मॉलर देन जीरो। तो ये नंबर मेरा क्या कहलाएगा? इमेजिनरी। देखो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, सिर्फ -5 बचेगा। वो प्लस का तब होता है जब आप -√5 का स्क्वायर करोगे। यहां आपको माइनस का भी स्क्वायर करना है, यहां आपको रूट इसका भी करना है, रूट का भी। तो ये आपका प्लस का 5 होगा, इसलिए -√5 एक रियल नंबर होता है। जबकि √-5 इसमें सिर्फ रूट का स्क्वायर होगा, -5 का थोड़ी होगा। अगर -5 का होगा फिर तो 25 हो जाना चाहिए था। समझ में आ रही है बात? तो ये सभी नंबर हमारे इमेजिनरी। अगर इस किसी भी नंबर का स्क्वायर जीरो से छोटा है तो इमेजिनरी, जीरो से बड़ा है तो रियल। तो ये तो हो गए नंबर्स के सेट बिल्डर फॉर्म। उतारना है ये, कहाँ उतार लिया? ये कॉपी में भी उतार लेना। मोबाइल के फोटो खींचने से पढ़ाई नहीं होती। ये सारे काम हमने भी कर करके छोड़ दिए, हम आप लोगों की उम्र से ही आए निकल के, ठीक। तो ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है और कुछ नहीं है। आप जो है ऐसा करो, डायरेक्ट यहाँ पे कॉपी पे उतारो। जब आप डायरेक्ट यहाँ कॉपी उतारो तो घर पे जाकर सिर्फ रिवीजन और प्रैक्टिस का टाइम मिलेगा आपको। अब घर पे जाकर इसे यहाँ से इसमें उतारोगे, वो जो टाइम जो प्रैक्टिस का टाइम था वो आप कॉपी पेस्ट करने में टाइम लगाओगे। तो उस टाइम को बचा करके उसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। टीचर के पास बहुत रास्ते हैं अपनी बात मनवाने के। रफ कर दूं ये? जितना आपने फोटो लिया है उसे जरूर उतार लेना, और बाकी जितना पढ़ा रहा हूँ ये डायरेक्ट यही कॉपी में उतारो अपनी, ठीक है। घर पे प्रैक्टिस करनी है और कुछ नहीं करना। अब आगे बढ़ते हैं और आपको पढ़ना है कि अब यूनियन को कैसे बनाएंगे हम, यूनियन ऑफ सेट्स। अच्छा देखो, एक सेट मैंने दिया 1 2 3 और एक सेट मैंने दिया आपको 2 3 4, बस यही ले लेता हूं मैं, ठीक। इसका यूनियन करेंगे तो क्या आएगा बोलो? 1 2 3 4, यही आएगा ना? 1 2 3 4 मतलब जो एलिमेंट ए में थे वो भी लिए गए, जो एलिमेंट बी में थे वो भी लिए गए, लेकिन जो एलिमेंट कॉमन थे वो एक बार लिए गए, ठीक है। और अगर मान लो इसमें जो है एक होता ही ना, या फिर कोई कॉमन एलिमेंट ही ना होते, मान लो ये 1 2 3 है और इधर मैं बिना कॉमन एलिमेंट ले रहा हूं 5 6, ठीक। तो फिर सारे ही आ जाएंगे, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? 1 2 3 5 6, 1 2 3 5 6। मतलब ए वाले या बी वाले दोनों ही लेने हैं,
जो एलिमेंट है या तो वो ए में बिलोंग कर रहा हो या वो बी में बिलोंग कर रहा हूं। ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, मैं क्या बोल रहा हूं। जो एलिमेंट है या तो वो ए में बिलोंग कर रहा हो या वो बी में बिलोंग कर रहा हो। क्या बोल रहा हूं मैं बार बार बोल रहा हूं, या तो वो ए में बिलोंग कर रहा हो या वो बी में बिलोंग कर रहा हो, यूनियन में दोनों ही लिए जाएंगे। और या को अंग्रेजी में बोलते हैं और, क्या बोलते हैं और। अब इसका सेट बिल्डर फॉर्म देखो यूनियन का क्या बनेगा। क्या मैं ए यूनियन बी को ये कह सकता हूं कि ए यूनियन बी में वे सभी एलिमेंट होंगे एक्स सच दैट कि एक्स या तो ए में बिलोंग कर रहा हो या एक्स बी में बिलोंग कर रहा हो। बात समझ में आई। तो ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। क्लियर है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं। अरे दिमाग में फंस रहे हैं सभी के, दिमाग में फंस रहे हैं ये सर के ऊपर से जा रही बात है, अंदर ही जा रही है। चलो ये तो यूनियन सेट हो गया, ये इंटरसेक्शन हो गया। देखो रिवीजन भी हो रहा है साथ साथ, इससे पहले इंटरसेक्शन वैसे बता दिया।